ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, द बॉयज़ के सीजन 4 के 8वें एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। 18 जुलाई को इसका चौथे सीजन का 8वां एपिसोड अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ। इसके पहले के तीनों ही सीजन्स के हमने रिव्यू किए हुए हैं। पहले सीजन का रिव्यू मैंने काफ़ी विस्तार से किया था। दूसरे और तीसरे सीजन का रिव्यू संक्षेप में मैंने हमारे चैनल पर किया हुआ है। पहला सीजन जब मैंने इसका देखा था ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग वो पहला सीजन था। शॉकिंग, सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, फनी, इस प्रकार से पहले सीज़न का हम वर्णन कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मैंने पहला सीज़न देखा था। फिर जब दूसरा सीज़न आया तो पहले के जो लगभग 4-5 एपिसोड्स थे वहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग या नया नहीं हो रहा था। बस जस्ट वो कहानी को खींचते जा रहे हैं ऐसा ही लग रहा था। कोई ट्विस्ट और टर्न्स नहीं आ रहे थे। फिर 5वें एपिसोड के बाद में, दूसरे सीजन के 5वें एपिसोड के बाद में थोड़ा सा कहानी में इंटरेस्ट बना। उसके बाद तीसरा सीजन भी लगभग बिल्कुल वैसा ही उसने एक्सपीरियंस दिया। शुरुआत के 4-5 एपिसोड्स में कुछ भी खास नया ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आखिरी के 3-4 एपिसोड में कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना था। तो पहला सीजन बहुत ज़्यादा बढ़िया था। दूसरे और तीसरे सीजन को हम एवरेज कह सकते हैं। अब देखिए, पहले सीजन की बात करें तो जो एक सुपर हीरो जोनरा पर उन्होंने एक सटायर या स्पूप कह सकते हैं सुपर हीरो जोनरा का हम द बॉयज़ को, और ऐसा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर। कुछ इक्का दुक्का हमें कुछ एक्सेप्शंस केवल इस पर मिल सकते हैं। और उसमें भी इतना ज़्यादा ब्रूटल द बॉयज़ जिस प्रकार से है, ऐसा तो शायद ही कहीं पर कोई दूसरा उदाहरण हमें मिल सकता है। इसके अलावा जो एक सेलिब्रिटी कल्चर है उसको मुख्यतः उन्होंने द बॉयज़ में टारगेट किया है। इसके साथ में कॉरपोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स का उनके साथ में कनेक्शन, विशेषतः राष्ट्रवाद को ही उन्होंने टारगेट किया है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये किस प्रकार से फांसीवादी होते हैं, डिक्टेटरशिप माइंडसेट वाले होते हैं राष्ट्रवादी। ये कुल मिलाकर पूरे के पूरे सीरीज़ की थीम है। हालांकि शुरुआत के 3 एपिसोड्स में काफ़ी हद तक उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि जिसे भी थोड़ा सा भी फिल्म में, वेब सीरीज़ देखी हुई है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं, उन्हें तो क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कहीं से भी न्यूट्रल तो नहीं थी। शुरुआत के पहले सीजन से ही उनका मुख्य टारगेट राष्ट्रवाद ही था और पूरी तरीके से एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट से ये सीरीज़ बनी हुई थी। परंतु फिर भी कुछ इक्का दुक्का 2-3 सीन्स में वो थोड़ा सा कभी फेमिनिस्टों को टारगेट कर देते थे, कभी थोड़ा सा एक हाथ दो डायलॉग बीच में डाल देते थे। तो इन सब बातों के कारण जो दर्शक थे उनके सामने थोड़ा सा अपने आप को वो न्यूट्रल फिर भी दिखा पाए थे। और बिल्कुल एक्सट्रीम पॉलिटिक्स पर चर्चा हमने पहले 3 सीजन्स में नहीं देखी थी। काफ़ी सटल वे में वो अपनी बातों को सामने रख रहे थे। तो सेलिब्रिटी कल्चर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, इसके साथ में ही जो एक फ़ैन कल्चर है उस पर मुख्यतः उन्होंने तंज पूरे के पूरे इस सीरीज़ में कसा है। और जो वेस्टर्न क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स हैं, जो मिशनरीज आदि है, उनके माध्यम से किस प्रकार से वे लोगों को कन्वर्ट करते हैं, दूसरी सभ्यताओं का किस प्रकार से वे कल्चरल जेनोसाइड करते हैं, ये भी इस सीरीज़ की एक मुख्य थीम रही। ऑब्वियसली लेफ्टिस्ट माइंडसेट की है तो वहाँ के कंजर्वेटिव्स को वो टारगेट करेंगे, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पहले सीजन में तो स्पेसिफिक उन्होंने एक हिंदू बच्ची को किस प्रकार से मिशनरीज कन्वर्ट करने के बारे में कहते हैं, ये एक सीन उन्होंने अलग से डाला था। तो इस प्रकार के पहले 3 सीजन्स थे। अब चौथे सीजन में आने के बाद में, अभी देखिए 3-4 महीनों के बाद में यूएस इलेक्शंस हैं और उसके ठीक पहले रिलीज़ हुए इस चौथे सीजन में सीरीज़ पूरी तरीके से अपने पत्ते इन्होंने खोल दिए हैं, मुखौटा उतार दिया है और कहीं से भी न्यूट्रल, सटल वगैरह तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीमली पॉलिटिकल ये चौथा सीजन हो गया है। और यहाँ पर डायरेक्टली वो लाल आतंकवादियों के संगठनों का तक समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि एंटीफा का उदाहरण दे सकते हैं, एक लेफ्टिस्टों का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसे कहा जाता है। इसे आरोप एंटीफा पर लगे हुए हैं। 2016 में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में एंटीफा की स्थापना हुई थी ट्रंप के विरोध के नाम पर कि हम फांसीवादी ताकतों का विरोध कर रहे हैं। तो ये लेफ्टिस्टों का एंटीफा संगठन है और काफ़ी सारे आरोप इस पर लगे हुए हैं। हालांकि आप इसके बारे में कहीं पर भी अगर सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको बढ़िया ही इसका महिमा मंडन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली लेफ्ट का इकोसिस्टम है तो वो अपने अपने विचारधारा वाले संगठनों का महिमा मंडन करते हैं, परंतु एंटीफा पर बहुत सारे भयानक ऐसे आरोप लगे हुए हैं। 2020 के इलेक्शन से पहले जो अमेरिका को जलाया गया था, सैकड़ों शॉपिंग मॉल्स को, शॉप्स को, दुकानों को जलाया गया था, लूटपाट हुई थी, सड़कें जलते हुए हमने वो वीडियोज़ वगैरह देखे थे। ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पर ये सब कुछ उस समय 2020
2020 के इलेक्शन से पहले अमेरिका में हुआ था। और ये किस प्रकार से ब्लैक लाइव्स मैटर का ढोंग इन्होंने रचा था, ये हम इससे क्लियरली पता चल सकता है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु से ही कुछ दिन पहले बोको हराम ने, जितना मुझे याद आ रहा है, नाइजीरिया में 50 से ज़्यादा अफ्रीकी लोगों की हत्या कर दी थी। वो तो ब्लैक लाइव्स मैटर का ये जो पूरा इनका कथित कैंपेन शुरू हुआ था ना, उससे कुछ दिन पहले की बात है। बाकी बोको हराम ने जितने अफ्रीकन लोगों की हत्या की है उसकी आप लिस्ट निकालने जाएंगे तो वो संख्या हज़ारों में चली जाएगी। परंतु ये जो लेफ्टिस्ट वगैरह है, और केवल अमेरिकन लेफ्टिस्ट ही नहीं, पूरे विश्व भर के सेलिब्रिटीज़ ने ब्लैक लाइव्स मैटर का ये पूरा कैंपेन में सपोर्ट किया था। भारत के भी आपने कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह को, विशेषतः बॉलीवुड के, आपने उस समय देखा होगा इसका सपोर्ट करते हुए। पर इन्होंने इतने सारे बोको हराम के द्वारा अफ्रीकी लोगों की हत्या की गई, सैकड़ों नहीं हज़ारों में वो संख्या है, उस पर वो कभी बात नहीं करेंगे। तो क्लियरली पता चलता है कि वो ठीक इलेक्शन से पहले किस प्रकार से पूरा एक हवा खड़ा किया गया था। तो वो जो अमेरिका को जलाया वगैरह गया था उसके भी आरोप एंटीफा पर लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संगठन पर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं तो उसका एक क्लियरली खुलकर द बॉयज़ के सीज़न 4 में उन्होंने डिफेंड किया है, सपोर्ट किया है, उसका बचाव किया है। जैसे कि आखिरी एपिसोड में आप देख लीजिए, होमलैंडर का जो बेटा है वो एक पपेट शो में ही था ना, पपेट शो में वो बैठा हुआ होता है, वहाँ पर एंटीफा वगैरह इन सब लोगों को वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो होमलैंडर के बेटे को बड़ी तकलीफ हो जाती है, वो तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है वगैरह वगैरह। ये सब बातें उन्होंने आखिरी एपिसोड में दिखाई है। और बाकी पूरी सीरीज़ में भी रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा का भी उन्होंने समर्थन किया है, और बाकी BLM वगैरह, ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह, इन सब बातों का भी उल्लेख आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। तो जितने भी लेफ्टिस्टों के प्रोपेगेंडा है उन सबको सीरीज़ में डिफेंड किया गया है। और ऑब्वियसली होमलैंडर को एक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, और ये दिखाया कि होमलैंडर के डिक्टेटरशिप के माध्यम से वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रवादियों के हाथ में जब भी पावर आती है, सत्ता आती है, तो इस प्रकार का डिक्टेटरशिप चलाते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है फांसीवाद। ये कुल मिलाकर इस पूरी सीरीज की थीम है। और दूसरी तरफ जो बॉयज़ की टीम है वो इस कथित राष्ट्रवादियों के फांसीवाद के विरुद्ध वो लड़ रहे हैं। तो ये चौथे सीजन में खुलकर उन्होंने मुखौटा उतार कर खुलकर ये सब बातें की है। चलो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी अगर हम साइड में रख दें, पहले तीनों सीजन्स में वो बातें खुलकर नहीं थी, काफ़ी सटल वे में थी, और कहानी भी इंटरेस्टिंग थी पहले, विशेषतः पहले सीजन में। दूसरे तीसरे सीजन को हम एवरेज कह सकते हैं। चौथे सीजन में अगर हम पॉलिटिक्स को साइड में भी रख दे तो भी भाई बहुत ज़्यादा घटिया था चौथा सीजन। एक लाइन में रिव्यू करना हो तो केवल और केवल आखिरी एपिसोड में थोड़ा सा कहानी में इंटरेस्ट बनता है। बाकी पहले के जो सातों के सातों एपिसोड्स थे वो वर्स्ट थे, बहुत ज़्यादा घटिया थे। मैंने उन्हें कैसे कंप्लीट किया मैं बता नहीं सकता, बहुत मुश्किल से 7 एपिसोड्स मैंने कंप्लीट किए। फिर जो 8वां एपिसोड है वहाँ पर थोड़ा सा कहानी में इंटरेस्ट बना, वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई, उस कारण से 5वां सीजन देखने की थोड़ी सी हमारी उत्सुकता बन जाती है। बाकी तो पहले जो 7 एपिसोड्स है उनमें कुछ भी नहीं होता कहानी में। आप लिटरली 3 सीजन अगर आपने पहले देखे हुए हैं और डायरेक्टली आप चौथे सीजन का 8वां एपिसोड देखेंगे ना, तो भी आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। लिटरली सीरियसली आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए मन में कि क्या हुआ पहले 7 एपिसोड्स में, कुछ भी कहानी ने आगे प्रोग्रेस ही नहीं किया है। जहां पर तीसरे सीजन के एंडिंग में थे अभी भी वो वहीं पर है, वहीं पर उन्हीं बातों को घुमा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ चौथे सीजन में। जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है वो आखिरी एपिसोड में केवल हो रहा है। इसके अलावा वायलेंस, हिंसा वगैरह इसकी भी बात करें तो हाँ, पहले तीनों सीजन्स की अपेक्षा यहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्रूटल है। पर वो क्रिंज लगा मुझे चौथे सीजन में, सीरियसली। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं था, किसी बात का कोई मीनिंग ही ना हो, फिर आप कितना भी खून खराबा दिखा दीजिए, कितना भी ज़्यादा नहीं मन करता देखने का। भाई वो क्रिंज लगता है लिटरली। इसके अलावा जो कुछ सेक्सुअल कुछ उन्होंने मतलब एक क्या कहे BDSM वगैरह जो कुछ कहते हैं ना, वो सीन भी उन्होंने यहाँ पर डाला है। एक सीन आपको याद होगा, वो पूरा नीचे बंकर में वो बड़ी ही विचित्र वियर्ड सेक्सुअल फैंटेसीज को वो दिखा रहे हैं। तो वो सब बातें बस चलो हम कितना वियर्ड कर सकते हैं किसी सीन को, कितना हम विचित्र बातें दिखा सकते हैं, बस उसके लिए जैसे वो सीन डाला हो। कोई मतलब नहीं, कहानी वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही, कुछ नहीं, बस कुछ विचित्र हमको दिखाना है ताकि दर्शकों को थोड़ा हम
सरप्राइज कर दे। हाँ, बस वो उसका पीछे का उद्देश्य लगा, बाकी तो वो घिनौना लग रहा था सीरियसली। ठीक है, आप कितने भी उन वियर्ड सेक्सुअल फैंटेसीज पर तंज कसिए, उसको क्रिटिसाइज करिए, चलो वो बात नहीं है, परंतु आप बिना मतलब का ज़बरदस्ती वो सब बातें दिखा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था। तो जो बातें पहले सीज़न में हमें सरप्राइजिंग लगी थी, शॉकिंग लगी थी, वही सब बातें चौथे सीज़न में जाकर के क्रिंज हो जाती है। परंतु फिर भी 8वां एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो इस कारण से अगले सीज़न में वो क्या करेंगे ये देखने की तो थोड़ी सी उत्सुकता जगाता है एंडिंग में, कम से कम चौथा सीज़न। चलिए, तो मैं द बॉयज़ के सीज़न 4 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स, वो भी बस आखिरी एपिसोड के कारण। पेरेंटल गाइडेंस की ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने चौथे सीज़न को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, आपको चौथा सीज़न कैसा लगा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।